और 1 आवर 15 मिनट्स टाइम है इसका। 35 MCQ। MCQ नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ कि आप लोग साथ साथ सॉल्व करते जाएं। तो MCQ नंबर 1 देखें। हाउ डज अ ट्रेडर यूज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इसकी इंफॉर्मेशन को वो किस तरह से यूज कर सकता है, राइट। कैश ड्राइंग्स निकालने के लिए नहीं, कैश ड्राइंग तो पता होंगी तो वो रिकॉर्ड करेगा बैलेंस शीट में, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी होगी ना। तो कैश ड्राइंग के लिए थोड़ी बनाते हैं बल्कि बैलेंस शीट के हमें कैश ड्राइंग पता चल जाए। कैश ड्राइंग तो हमें पता होती है, हम वो लिखते हैं बैलेंस शीट में। कैलकुलेट द अमाउंट दैट इज ओड बाय रिसीवेबल्स, नहीं वो उसके लिए एसएलसीए बनता है। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस और बैंक वालों से पता चलती है। बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है उसके लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती है। बैंक स्टेटमेंट बैंक वालों से लेते हैं हम। टू कंपेयर बिजनेस परफॉर्मेंस ओवर नंबर ऑफ ईयर्स, बिल्कुल ये आंसर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम क्यों बनाते हैं? हम उसको पिछले सालों की दूसरे बिजनेस से कंपैरिजन के लिए, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इसलिए हम बनाते हैं ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। डी आंसर है 1 का। नंबर 2 कह रहा है लाइबिलिटीज बताओ टोटल। अच्छा, ये नहीं कह रहा सिर्फ करंट लाइबिलिटीज बताओ। करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, सब टोटल लाइबिलिटीज बताओ, यानी कि सारी लाइबिलिटीज ऐड कर दो, टोटल लाइबिलिटीज बताओ, ये कह रहा है। लोन फ्रॉम एक्स वाई वाई फाइनेंस, लाइबिलिटी। वेजेस ड्यू, अक्रूड, लाइबिलिटी। प्रीपेड एसेट होता है, एसेट का नहीं पूछा उसने। रिसीवेबल एसेट होता है। पेबल लाइबिलिटी। मोटर व्हीकल एसेट होता है, इसका नहीं पूछा उसने। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी प्रोविजन होता है, एसेट से माइनस होता है, कॉन्ट्रा एसेट होता है। लाइबिलिटी का पूछ रहा है। टोटल कर लें 10,620 और 4,650, तो हो जाएगा 14, 15, 270। सी आंसर है। 3 लाइबिलिटीज थी, हमने तीनों पे कर ली। लोन फ्रॉम है, याद रखिएगा एक बार, लोन फ्रॉम मतलब लोन लिया है। लोन टू भी होता है, लोन टू। लोन टू होता है अगर लोन टू मिस्टर एक्स, इसका मतलब वो हमारा रिसीवेबल है, हमने लोन दिया है। लोन फ्रॉम का मतलब लोन लिया है, लाइबिलिटी। तो लोन फ्रॉम लाइबिलिटी होता है और लोन टू एसेट होता है। थर्ड पे आ जाओ। जमील फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर। 1 जनवरी ही ब्रॉट डाउन डेबिट बैलेंस इन स्टेशनरी अकाउंट। इसके स्टेशनरी के अकाउंट में साल के शुरू में ब्रॉट डाउन डेबिट पे आ रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, पिछले साल जो स्टेशनरी बच गई होगी ना, इसको इस साल यूज करेगा, ये वो होगा इन्वेंटरी ऑफ स्टेशनरी। डी आंसर होगा। ये वो स्टेशनरी है जो पिछले साल बच गई थी, सीडी में थी, और आज वो स्टेशनरी क्या बन गई, ब्रॉट डाउन बन गई। इस साल हमारे साल के शुरू में इतनी स्टेशनरी रखी है, ब्रॉट डाउन। 4 पे आ जाओ। एलेक्स इशूड क्रेडिट नोट इन अगस्त। क्रेडिट नोट एलेक्स दे रहा है, मैंने आपको कल परसों जब क्लास हुई थी बताया था, क्रेडिट नोट देने का मतलब ये क्रेडिट कर रहे हैं आप किसी को। जो क्रेडिट नोट देता है इसका मतलब वो क्रेडिट कर रहा है जिसको दे रहा है उसे। तो एलेक्स ने क्रेडिट नोट दिया है और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में लिखा है क्रेडिट नोट इशूड। हाउ was the total of this book of prime entry recorded in nominal ledger end of August? तो क्रेडिट नोट इशूड का मतलब क्या होता है? क्रेडिट नोट इशूड इज सेल रिटर्न। क्रेडिट नोट इशूड इज सेल रिटर्न। तो एलेक्स के लिए सेल रिटर्न हो रही है, तो डबल एंट्री क्या बनाएगा? सेल रिटर्न की एंट्री बनती है सेल रिटर्न डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। ये डबल एंट्री बनती है सेल रिटर्न की। तो यहाँ पे परचेज रिटर्न तो होगा नहीं। सेल रिटर्न क्रेडिट होता नहीं है, सेल रिटर्न क्या होता है? डेबिट होता है। तो डी आंसर होगा, सेल रिटर्न डेबिट। सेल रिटर्न के अकाउंट में डेबिट। हाँ, कस्टमर अकाउंट बोलता तो उसमें हम बोलते हैं कस्टमर अकाउंट में क्रेडिट।
नंबर 5 पे आ जाए। Which business documents are used as a source of information to make entries in cash book? कैश बुक, कैश बुक में क्या क्या जाएगा, वो ऑप्शन पे करना है आपने, कैश बुक वाला। बैंक स्टेटमेंट, हाँ होता है। चेक काउंटर फॉइल, हाँ होता है। इनवॉइस उधार होता है, ये कैश बुक में नहीं जाएगा। इनवॉइस सिर्फ उधार के लिए इस्तेमाल होता है, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, और क्रेडिट वाली चीज कैश बुक में नहीं जाती। सेल्स डे बुक या परचेज डे बुक में जाती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी में भी इनवॉइस है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सी बैंक स्टेटमेंट ठीक है, चेक काउंटर फॉल सही है, पेइंग इन स्लिप तनख्वाह दी है सही है, रिसीट पैसा आया सही है। सी आंसर है इसका। तो सी ऑप्शन में जितनी चीजें हैं ना, वो सारी बैठ रही हैं जो कैश बुक में जाएंगी। डी में आ जाओ आप। डी में क्या प्रॉब्लम है, पेटी कैश आ गया, तो पेटी कैश तो साफ आपको नजर आ रहा है, ये पेटी कैश बुक में जाएगा ना, कैश बुक में थोड़ी जाएगा, वो सिर्फ कैश बुक का पूछा। तो सी आंसर है 5। नंबर 6। अच्छा, मैं आपको सिर्फ एमसीक्यू ये नहीं बता रहा था सही क्या है, और मैं आपको ये भी समझा रहा था जो गलत है वो गलत क्यों है, तो इससे पूरा टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपकी बननी चाहिए। तभी हमें एमसीक्यू पेपर में थोड़ा टाइम भी ज्यादा लग जाता है, लेकिन खैर है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो वो जरूरी है। नंबर 6। व्हाट इज डबल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग अ चेक पेमेंट टू सप्लायर? पेमेंट टू सप्लायर की डबल एंट्री क्या बनती है यार, सप्लायर को पैसे दे रहे हैं, सप्लायर डेबिट होगा, पैसे दे दिए उसको, और बैंक क्रेडिट होगा। तो बैंक क्रेडिट, सप्लायर डेबिट, यानी कि सप्लायर इज पीएलसी है। सी आंसर होगा। बैंक क्रेडिट हो गया और पीएलसी सप्लायर डेबिट हो गया, तो सप्लायर डेबिट और बैंक क्रेडिट। सी आंसर 6। 7 पे आ जाए। A bookkeeper made two errors which cancelled each other. एक एरर किया, वो एरर है। एक और एरर करा, उसने उसको कैंसिल कर दिया, तो ये क्या होता है, कंपनसेशन एरर। एक एरर ने दूसरे एरर को कंपनसेट कर दिया, यानी कि आपने टेक्निकली दो एरर्स किए हैं, दो अलग अलग गलतियां करी हैं, लेकिन दोनों में अमाउंट सेम थी, तो उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो उन्होंने एक दूसरे को, एरर्स ने एक दूसरे एरर को कैंसिल कर दिया, कंपनसेट कर दिया, कंपनसेटिंग होता है। कंप्लीट रिवर्सल क्या होता है, जब वो कहता है डेबिट को क्रेडिट कर दिया और क्रेडिट को डेबिट, ये रिवर्सल है। ओरिजिनल एंट्री क्या होता है, जब वो कहता है 200 के बजाय 220 से डबल एंट्री बना दी, डेबिट भी 220 क्रेडिट भी 220 कर दिया, अमाउंट में गलती है। प्रिंसिपल क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया, मतलब एनसीए को एक्सपेंस बना दिया या एक्सपेंस को एनसीए बना दिया। यहाँ पे उसने क्या बोला है, दो एरर हुए हैं जिन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, वो क्या है, कंपनसेशन, कंपनसेटिंग एरर होता है। ये आंसर। 8 पे आ जाए। नंबर 8 देखें। द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस डिड नॉट अग्री, और 200 सस्पेंस अकाउंट में डेबिट किया, यानी कि जब आपने सस्पेंस का टी अकाउंट बनाया तो डेबिट साइड पर आया 200। दो एरर्स हुए। नंबर 1। A sales invoice for 700 had been recorded in sales journal as 770। सेल्स थी 700 रुपए की, उसको हमने सेल्स डे बुक में लिखा है 770। 70 रुपए की गलती कर दी हमने। लेकिन एक बात का बड़ा ख्याल रखना है आपने, एक एंट्री है 700 की, आप सेल्स डे बुक में गए, आपने 700 के बजाय 770 लिख दिया। देखें, अगर टोटल में गलती करते ना, इसके टोटल में, तो सस्पेंस अकाउंट आता, लेकिन आपने इंडिविजुअल में गलती करी है। इंडिविजुअल में गलती करने का मतलब, जब आपने डबल एंट्री बनाई होगी तो रिसीवेबल में भी आपने क्या लिखा होगा, 770, और टोटल में भी कितना आ गया होगा, 770। तो इसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा, तो पहला वाला जो एरर है उसमें सस्पेंस अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब आप किसी भी बुक के अंदर इंडिविजुअल मिस्टेक करते हैं, आप इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल मिस्टेक का मतलब होता है कि उसमें सस्पेंस नहीं आएगा। हाँ, बुक ऑफ प्राइम एंट्री का अगर आप टोटल गलत करते हो, टोटलिंग में गलती करते हो, तो सस्पेंस आएगा। टोटल में गलती मतलब एक चीज के अंदर गलती, तो टोटल की गलती एक चीज की गलती होती है, समझिए बात, गलती एक चीज की गलती होती है। लेकिन इंडिविजुअल बुक में, इंडिविजुअल जब आप गलती करते हो तो वो
दोनों की मिस्टेक्स होती हैं। तो ये इंडिविजुअल गलती थी, इसमें सस्पेंस नहीं आएगा। रिसीवेबल भी गलत होगा, सेल भी गलत होगी, सस्पेंस इसमें नहीं आएगा। इसमें सस्पेंस नहीं आएगा। नंबर टू, दूसरा एरर क्या है, सेल्स जर्नल टोटल गलत हुआ है। ये टोटल की बात है, इसमें सस्पेंस आएगा। और सस्पेंस है कितने का, 200 का। दो ही गलतियां थी, पहली गलती में तो सस्पेंस नहीं आ रहा, 700 रुपए वाली, उसमें तो सस्पेंस आ ही नहीं रहा। तो जो दूसरी गलती है, 200 रुपए का सस्पेंस बना ही फिर उसी की वजह से होगा। 700 की वजह से सस्पेंस नहीं बना, तो दूसरा एरर है उसी की वजह से बना होगा सस्पेंस। तो कितना सस्पेंस बना होगा उसकी वजह से, 200 बना होगा। और किस साइड पे आया सस्पेंस, डेबिट पे। इसका मतलब क्या है, क्रेडिट साइड भारी करी है उसने। सस्पेंस डेबिट पे आ रहा है, इसका मतलब डेबिट साइड हल्की है, क्रेडिट साइड भारी है। सेल्स इनकम है, किधर आती है, क्रेडिट साइड पे। तो क्या करा होगा, क्रेडिट साइड को भारी, यानी कि सेल्स को क्या किया होगा, ज्यादा किया होगा। तो इसने ओवरकास्ट किया होगा 200 से। तो वो कहना ये चाह रहा है कि पहले एरर में सस्पेंस नहीं आया, सस्पेंस उसकी वजह से बना ही नहीं है, दूसरे एरर की वजह से बना है सस्पेंस। दूसरा एरर की वजह से सस्पेंस कितना बना है, 200 रुपए का बना है। तो उसका दूसरा एरर कितनी अमाउंट का होगा, 200 रुपए का होगा। तो पहली बात, सेकंड एरर कितनी अमाउंट का है, 200 का, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, सस्पेंस किस तरफ आया, डेबिट पे आया 200। सस्पेंस कौन सी साइड पे आता है, सस्पेंस हल्की साइड पे आता है। डेबिट पे आया, इसका मतलब डेबिट साइड हल्की है। कौन सी साइड भारी है, क्रेडिट साइड भारी है। तो इसका मतलब हमने दूसरे एरर में क्रेडिट साइड भारी करी है क्या दूसरे एरर के अंदर, नाम सेल्स। सेल्स क्या है, इनकम। इनकम क्या होती है, क्रेडिट। क्रेडिट पे इनकम को क्या कर दिया होगा, ज्यादा कर दिया हमने, तो 200 रुपए ज्यादा कर दिया होगा। तो ये क्या कह रहा है, सेल्स जर्नल का टोटल क्या हुआ होगा हमारा, 200 रुपए ओवरकास्ट हुआ होगा, ज्यादा हुआ होगा, यानी क्रेडिट साइड हमने भारी की हुई होगी। क्रेडिट साइड भारी होने की वजह से हमारी डेबिट साइड हल्की हो गई होगी, तो सस्पेंस डेबिट पे आया हुआ है, ये मतलब है इसका। तो बी आंसर है नंबर 8। ठीक है, नंबर 9 पे आ जाए। 9 देखें। A trader took some goods from the business for his own use. Stock drawings, गुड्स निकाल ले अपने इस्तेमाल के लिए। तो ये गुड्स निकालना क्या होता है, स्टॉक ड्राइंग्स होती है। तो ये स्टॉक ड्राइंग्स है। उसने क्या करा, स्टॉक ड्राइंग में परचेज को क्रेडिट करा है 200 रुपए से, और सेल्स को भी क्रेडिट किया है 300 रुपए से। भाई स्टॉक ड्राइंग की डबल एंट्री होती है, ड्राइंग्स डेबिट 200 और परचेजेस क्रेडिट 200। ये डबल एंट्री बननी चाहिए है, ये स्टॉक ड्राइंग की डबल एंट्री होती है, ये बननी चाहिए। डबल एंट्री ये बननी चाहिए थी। उसने बनाई क्या डबल एंट्री, उसने परचेजेस को तो क्रेडिट किया है 200 से, यानी कि परचेज उसने ठीक लिखी है। सेल्स भी क्रेडिट कर दी है इसने। सेल्स कितने से क्रेडिट कर दी है, 300 से। अबे भाई सेल्स का कोई काम ही नहीं है, सेल्स तो आनी ही नहीं चाहिए थी, सेल्स कहाँ से आ गई। सेल्स एक तो उसने बिला वजह लिख दी, और उल्टा उसने सेल्स को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 300 रुपए से। तो हम क्या करेंगे, पहले जो सेल्स बिला वजह क्रेडिट हुई है उसको खत्म करेंगे, वो आनी ही नहीं थी। अब इसकी करेक्शन करते हैं हम लोग। और ड्राइंग्स जो लिखनी थी वो ड्राइंग्स भी नहीं लिखी उसने। 200 रुपए की ड्राइंग्स होनी चाहिए थी, ड्राइंग्स भी लिखते हैं। तो इसकी करेक्टिंग एंट्री बनेगी, पहली बात, हम सेल्स को करेंगे डेबिट, जो खामा खाई में क्रेडिट हुई है 300 रुपए की उसे डेबिट करेंगे, ताकि इसको हम कैंसिल कर दें। तो जैसे ही हमने सेल्स को 300 रुपए डेबिट किया है, हमने सेल्स का इफेक्ट कैंसिल कर दिया, सेल खत्म कर दी हमने। सेल डेबिट 300, जो क्रेडिट पे 300 हुई है उसे हमने डेबिट करके कैंसिल कर दिया, क्रेडिट वाला सेल ठीक हो गया, उसको हमने ठीक कर दिया। और ड्राइंग्स नहीं लिखी थी, ड्राइंग्स भी लिखते हैं, डेबिट होती है डेबिट करते हैं। तो सेल भी डेबिट, ड्राइंग्स भी डेबिट। ड्राइंग्स लिखी भी नहीं थी, लिख दी। सेल गलत लिखी हुई थी, उसको ठीक कर दिया। और क्रेडिट करने के लिए कुछ नहीं है, तो वहां क्या आ जाएगा, सस्पेंस क्रेडिट। परचेज को नहीं छेड़ेंगे, परचेज में गलती नहीं है, परचेज अपनी जगह ठीक लिखी हुई। तो ये आंसर बनेगा, ड्राइंग्स डेबिट, सेल्स डेबिट, सस्पेंस क्रेडिट, बी आंसर होगा इसका, नंबर 9 का। सही है, बात समझ में आई आप लोग।
ड्राइंग्स रिकॉर्ड नहीं हुई, ड्राइंग्स को हमने रिकॉर्ड किया, ड्राइंग्स डेबिट होती हैं, हमने डेबिट कर दी। सेल खामा खाई में क्रेडिट हुई हुई थी, उसको ठीक करने के लिए भी क्या करा, डेबिट कर दी, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर। नंबर 10 पे आ जाओ। नंबर 10 पढ़े आप लोग, नंबर 10 को देखें। नंबर 10, what would result in cash book balance being lower than bank statement balance? कैश बुक का बैलेंस, कैश बुक हमारा बैलेंस कैश बुक के अंदर ये कम है और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ज्यादा है, तो कौन सा इन चार ऑप्शंस में से एरर होगा जो इसको जस्टिफाई करेगा कि कैश बुक नीचे है, कम है, बैंक स्टेटमेंट में पैसे ज्यादा नजर आ रहे हैं? तो इन सारे ऑप्शन को हमें पढ़ना पड़ेगा, उसमें से कोई जो इस सिचुएशन को मीट कर रहा है वो आंसर हो। सही है, करते हैं इसको। A check received from customer was not recorded in bank statement. पैसे आ रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट में नहीं लिखे। भाई बैंक स्टेटमेंट में अगर नहीं लिखते ना पैसे आ रहे हैं, कैश बुक में लिख दिए हैं पैसे आ रहे हैं, तो कैश बुक क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। बैंक स्टेटमेंट में नहीं लिखे, इसमें मतलब बैंक स्टेटमेंट में पैसे आए हैं वो लिखे नहीं है, तो बैंक स्टेटमेंट क्या हुई हुई है, नीचे हुई हुई है। तो ये सिचुएशन का आंसर तब होता जब वो कहता है कैश बुक ज्यादा है बैंक स्टेटमेंट कम है। यहाँ तो वो उल्टी बात कर रहा है, कह रहे कैश बुक कम है बैंक स्टेटमेंट ज्यादा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। पैसा आया है, कैश बुक में डाल दिया, बैंक स्टेटमेंट में नहीं डाला, तो कैश बुक ज्यादा होती ना भाई, फिर कैश बुक ज्यादा नहीं है, कैश बुक उल्टा कम है, तो ये ऑप्शन नहीं। बी देखें, डिसऑनर्ड चेक बैंक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सिर्फ। अगर डिसऑनर्ड चेक का मतलब पैसे कर दो माइनस, पैसे नहीं आए, चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर्ड चेक। अगर डिसऑनर्ड चेक सिर्फ बैंक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है तो बैंक स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। चेक बाउंस हो गया, बैंक स्टेटमेंट ने पैसे हटा दिए, तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कम होना चाहिए इस सिचुएशन में। ये बात नहीं है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस एक्चुअली क्या है, सवाल में ज्यादा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। थर्ड पे आ जाए, पेमेंट बाय अ कस्टमर, कस्टमर ने हमें पैसे दिए, वो बैंक में जमा हुए डायरेक्ट, यानी कि क्रेडिट ट्रांसफर हुआ है, बैंक में जमा हो गए, बैंक वालों ने, बैंक स्टेटमेंट बैंक वाले बनाते हैं बैंक स्टेटमेंट, बैंक वालों ने उसको प्लस कर लिया अपने पास, हमने नहीं प्लस किया, तो हमारी कैश बुक में नहीं लिखा हुआ, कैश बुक हमारी कम हुई भी है, बैंक स्टेटमेंट में डला हुआ है, बैंक वालों ने ऐड किया हुआ है, बैंक स्टेटमेंट ज्यादा हुई भी है, तो बैंक स्टेटमेंट ज्यादा है और कैश बुक क्या है हमारी, कम है, तो ये आंसर होगा इसका। पैसा आया, बैंक स्टेटमेंट में जमा कर लिया, बैंक स्टेटमेंट बढ़ गई, कैश बुक में नहीं लिखा, कैश बुक नीचे ही है, तो कैश बुक नीचे है, बैंक स्टेटमेंट ऊपर, तो सी आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, 10 के बाद 11। देखें 11, ये कह रहा है बैंक स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस की क्या है, बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 280। बहुत ध्यान से सुने, बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट शो कर रही है, कैश बुक नहीं, बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट शो कर रही है। इसका मतलब बैंक स्टेटमेंट कौन बनाता है, बैंक वाले बनाते हैं, तो बैंक वाले क्रेडिट, बैंक वालों का क्रेडिट हमारा नॉर्मल है, हमारा डेबिट है, हमारा ये एसेट है, हमारा ये प्लस है। तो बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट है, हमारा ये डेबिट है, हमारा ये प्लस है। तो बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट शो कर रही है, यानी कि हम लोग का क्या होना चाहिए, नॉर्मल पॉजिटिव नॉर्मल बैलेंस एसेट। तो बैंक स्टेटमेंट का जो भी होगा ना हमारा उसका उल्टा होगा। बैंक स्टेटमेंट कौन बनाता है, बैंक वाले। बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट कहती है तो हमारा क्या होगा, डेबिट। बैंक स्टेटमेंट डेबिट कहती है तो हमारा क्या होगा, क्रेडिट। खैर, बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट था मतलब हमारा डेबिट था, एसेट था, नॉर्मल था। 280 अनप्रेजेंटेड चेक्स है, स्टैंडिंग ऑर्डर है 20 का, गलती से 22 लिख दिया बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट में गलती है, ये बैंक वालों की गलती है। कह रहे कैश बुक का बैलेंस निकालो, अब देखो इधर इसको सॉल्व करते हैं। एडजस्टेड कैश बुक मांग रहा है वो, पता नहीं है। अनप्रेजेंटेड हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अनक्लियर्ड हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अनप्रेजेंटेड कितने हैं, 312 के। अनक्लियर्ड नहीं है सवाल में, और क्या आता है हमारे पास, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, तो बैंक स्टेटमेंट में कितना आ रहा है, 280 आ रहा है।
लेकिन इसमें एक मिस्टेक है, एक गलती है, 280 गलती की वजह से आ रहे हैं, हमें उसको ठीक करना है। हम इसको ठीक करते हैं। कैसे ठीक करें? वो कह रहा है भाई स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर में हमारे पास से क्या होता है, स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब है हमारे पास से पैसा जा रहा है। हमारे पास से कितना पैसा गया था, 20 रुपए गया था, हमने 20 रुपए की पेमेंट करी थी, 20 रुपए का स्टैंडिंग ऑर्डर था, हमारे पास से 20 गया था, 20 माइनस होना चाहिए था, लेकिन बैंक वालों ने गलती से 22 माइनस कर दिया। यानी कि बैंक वालों ने हमारे अकाउंट से 20 रुपए माइनस करने चाहिए थे, उन्होंने 22 माइनस कर दिया। तो बैंक स्टेटमेंट ने गलती की हुई है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस गलत है, बैंक वालों ने गलती की है। बैंक वालों ने क्या किया हुआ है, उन्हें 20 रुपए माइनस करने चाहिए थे, उन्होंने कितने माइनस करें, 22 माइनस करें बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट का हमारा बैलेंस क्या हुआ है, ज्यादा माइनस हुआ है, 20 की जगह 22 माइनस हुआ है, तो बैंक स्टेटमेंट हमारा ज्यादा माइनस में है, 2 रुपए ज्यादा माइनस हुआ है, हम उसको क्या करेंगे वापस प्लस। तो ये 280 2 रुपए ज्यादा माइनस होने के बाद है, जबकि 2 रुपए माइनस नहीं होने चाहिए थे। तो ये कितना होगा, 282। पहले तो इसको ठीक कर लो। तो बैंक की जो गलती है उसको ठीक करें ना पहले, तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ठीक होगा। अब आए बैकवर्ड, अब सॉल्व करें। कैश बुक का बैलेंस क्या है, एक्स प्लस 312 अनप्रेजेंटेड अनक्लियर्ड 0 इज इक्वल टू 282 बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ठीक होने के बाद 282। इसको सॉल्व करना, ठीक करना। एक्स यहीं रहेगा, 282, 312 इधर प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस। करें माइनस 312 इसमें से, ये 30 आ जाएगा नेगेटिव, यानी कि हमारा -30 हो गया है बैलेंस। तो ये आंसर आ रहा है -30, -30 माइनस में है 30। देख लें सॉल्व करके इसको, आंसर माइनस में आ रहा है। तो -30 का मतलब हमारा बैलेंस नेगेटिव है, कैश बुक का बैलेंस नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो हमारा आंसर है 30 क्रेडिट, ये आंसर होगा। तो अमाउंट क्या है, 30। डेबिट है क्रेडिट है, अपने हिसाब से, अपने हिसाब से नॉर्मल देखेंगे तो डेबिट है क्रेडिट है, एसेट है लाइबिलिटी है। एसेट है तो डेबिट, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट। एसेट है लाइबिलिटी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो एसेट है, नेगेटिव है तो क्या है, लाइबिलिटी। तो ये नेगेटिव आ रहा है 30, इसका मतलब ये क्या है, हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है मतलब क्रेडिट है, तो 30 क्रेडिट आंसर। सही है, समझ में आ गई, इसमें कोई मसला किसी को? इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? यार ये जून 2024 है, 12। नेक्स्ट पे आ जाओ। 12, a business keeps a complete set of books of accounts, complete books बना रहा है बिजनेस। What is not used as source of information for making entries in control account? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स, एज अ सोर्स क्या चीज इस्तेमाल नहीं होगी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल अकाउंट्स में डालने को, एज अ सोर्स। सही है, सोर्स के लिए क्या चीज यूज नहीं होगी, कैश बुक। कैश बुक से जाएंगी चीजें कंट्रोल अकाउंट में, जनरल जनरल से जाती हैं, बैड डेट वगैरह जाता है। परचेज जर्नल, तो भाई बुक ऑफ प्राइम एंट्री, सारी सारी बुक ऑफ प्राइम एंट्री क्या होती है, सोर्स होती हैं कंट्रोल अकाउंट की। बुक ऑफ प्राइम एंट्री से चीजें निकल के टी अकाउंट में जाती हैं, और बुक ऑफ प्राइम एंट्री से चीजें कहाँ जाती हैं, कंट्रोल अकाउंट में। देखें ये होता है, आपके पास आता है सोर्स डॉक्यूमेंट, इनवॉइस वगैरह, इससे चीज कहाँ जाती है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री में। और बुक ऑफ प्राइम एंट्री से चीजें दो जगह पे जाती हैं, एक कंट्रोल अकाउंट में और एक इंडिविजुअल अकाउंट में। इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं हम, सेल लेजर। कंट्रोल अकाउंट क्या बोलते हैं, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब इसकी और इसकी दोनों की सोर्स क्या है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री, ये सोर्स है मेन। तो मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कहाँ से जा रही है इन दोनों के अंदर, बुक ऑफ प्राइम एंट्री से जा रही है। तो जो भी बुक ऑफ प्राइम एंट्री होगी वो हाँ सोर्स है, परचेज डे बुक और परचेज रिटर्न डे बुक के अलावा, क्योंकि वो पीएलसी में जाती है, ये एसएलसी का पूछा। तो नंबर वन कैश बुक, हाँ सोर्स ऑफ बुक, बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, बिल्कुल सोर्स है। जनरल जनरल बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, सोर्स है। परचेज जर्नल, अच्छा सिर्फ कंट्रोल अकाउंट पूछ रहा है, एसएलसी पीएलसी स्पेसिफिकली नहीं पूछा, कंट्रोल अकाउंट पूछ रहा है। हाँ परचेज डे बुक, ये भी बुक ऑफ प्राइम एंट्री हो जाएगी। सेल लेजर ये बुक नहीं होती भाई, सेल लेजर इज नॉट बुक ऑफ प्राइम एंट्री। सेल लेजर खुद एक टी अकाउंट है, इसके अंदर खुद इंफॉर्मेशन किधर से आ रही है, इस टी अकाउंट के अंदर बुक ऑफ प्राइम एंट्री से आ रही है। इस टी अकाउंट की इंफॉर्मेशन थोड़ी जाएगी कंट्रोल अकाउंट के अंदर, बुक बुक की इंफॉर्मेशन इन दोनों में जाएगी।
कोई भी बुक ऑफ प्राइम एंट्री, ऑप्शन ठीक, उसकी इंफॉर्मेशन जाएगी, वो सोर्स है। लेकिन ये टी अकाउंट है, ये तो खुद बुक से बन रहा है, इस टी अकाउंट से थोड़ी कंट्रोल अकाउंट बनेगा। तो ये कह रहे हैं क्या टी अकाउंट से कंट्रोल अकाउंट बनेगा? नहीं नहीं भाई, टी अकाउंट से कंट्रोल अकाउंट नहीं बनता, बुक ऑफ प्राइम एंट्री से कंट्रोल अकाउंट बनता है। तो तीन ऑप्शंस में बुक ऑफ प्राइम एंट्री, ये तीनों ठीक है, इससे कंट्रोल अकाउंट बनेगा। वो क्या पूछ रहे वो चीज बताओ जिससे कंट्रोल अकाउंट नहीं बनेगा। वो एक ही है, सेल लेजर टी अकाउंट। ये आपका आंसर होगा, तो 12 का आंसर डी हो जाएगा। ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं बनेगी कंट्रोल अकाउंट के लिए। समझ में आ रही है बात? देख लें यार, इसको कोई मसला है तो पूछो। 13 पे आ गए। नंबर 13 क्या है? 13 देखने का। तो सीधे चलेगा। नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे कैसे हो गया यार, आवाज तो। नंबर 13 पे आ गए। पढ़े 13 तो आसान है, आपको सॉल्व करें। सबसे पहले मैं देखूंगा क्वेरी तो नहीं है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। अभी देखो, ये मैंने बताया तो है अभी, चलो मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट आता है। फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आता है सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या आता है? इनवॉइसेस, रसीदें, और क्रेडिट नोट सेल रिटर्न के लिए यूज होता है। डेबिट नोट परचेज रिटर्न के लिए यूज होता है। और पेइंग इन स्लिप, पे स्लिप तनख्वाहों के लिए। चेक काउंटर फॉइल, सारी पेमेंट्स के लिए। अच्छा, रिसीट भी होती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन भाई किधर जाती है? ये सारी इन्फॉर्मेशन जाती है बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज में। कितनी बुक्स हैं आप लोगों को पता है? 7 बुक्स हैं। सेल्स डे बुक है, मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल। परचेज डे बुक, जगह कम है, आगे एक्सप्लेन करना है। सेल रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक, पेटी कैश बुक, जनरल जर्नल, सारी बुक्स है ना, 7 बुक्स। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कहाँ आती है? कोई डबल एंट्री नहीं बनती, कोई टी अकाउंट नहीं बनता, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जाती है बुक ऑफ प्राइम एंट्री। तो रसीदें बन गई, हमने नहीं बनाई, हमने जिससे ट्रांजैक्शन करी उसने बनाई, कुछ हमने बनाई। तो रसीदें बन गई, सोर्स डॉक्यूमेंट बन गए। सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी? बुक ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर जाएगी। तो ये चली गई बुक ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन चलेगी बुक ऑफ प्राइम एंट्री में। अब बुक ऑफ प्राइम एंट्री में जाने के बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा, कंट्रोल अकाउंट में जाएगी इन्फॉर्मेशन, यही वाली बुक्स की टोटल, इन सारी बुक्स के टोटल जाएंगे कंट्रोल अकाउंट में। और इनकी इंडिविजुअल एंट्रीज जाएंगी इंडिविजुअल टी अकाउंट्स में। इंडिविजुअल टी अकाउंट क्या है? सेल लेजर, ये रिसीवेबल का अकाउंट है इंडिविजुअल, एक रिसीवेबल का अकाउंट। परचेज लेजर पेएबल का अकाउंट। बाकी सारे अकाउंट नॉन करंट एसेट का, एक्सपेंस का, इसका उसका, वो सब क्या है? नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, फिर ये सारे बनता है। और फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन हम दोनों जगह से टोटल जो लेना है वो हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में लेके चले जाते हैं। तो सोर्स डॉक्यूमेंट इस्तेमाल होंगे इन्फॉर्मेशन बुक ऑफ प्राइम एंट्री में ले जाने के लिए। बुक ऑफ प्राइम एंट्री में जो एंट्रीज गई है वो सारी जाएंगी इंडिविजुअल टी अकाउंट्स में और कंट्रोल अकाउंट्स में। और फिर उसके बाद जाके इनकम से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे। ठीक है।
चले हम नंबर 13 पे, 13 देख लेंगे आप। 13 में ये क्या बोल रहे हैं, 13 पढ़ो। 13 में कह रहा है ये, विच आइटम वुड नॉट अपीयर इन पीएलसीए। बहुत सिंपल है, पीएलसीए में क्या नहीं आएगा इनमें से ना। सेट ऑफ आता है पीएलसीए में, आता है। डिस्काउंट आता है पीएलसीए में, आता है। इंटरेस्ट आता है। रिटर्न इनवर्ड इज सेल रिटर्न, ये पीएलसीए में नहीं आता, ये एसएलसीए में आता है। ये आंसर हो। क्या नहीं आता, क्या नहीं आता ये पूछ रहा है पीएलसीए में, सेल रिटर्न नहीं आता। सेल रिटर्न एसएलसीए में। 14 बात, द कॉस्ट ऑफ रिपेयर टू मशीनरी। रिपेयर टू मशीनरी क्या होती है भाई? रिपेयर टू मशीनरी इज एन एक्सपेंस। और हमने मशीन में डाल दी, एक्सपेंस लिखा नहीं है, और बिला वजह नॉन करंट एसेट मशीन लिख दिया। तो नॉन करंट एसेट बिला वजह बढ़ा दिया है और एक्सपेंस नहीं लिखा, ये गलती है। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस एरर? क्या हुआ है भाई? नॉन करंट एसेट में लिखा हुआ है बिला वजह, तो नॉन करंट एसेट क्या हुआ है? ज्यादा हुआ है। और एक्सपेंस क्या हुआ है? कम हुआ है। एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट ज्यादा होगा। यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा गलती ठीक करके बताओ क्या होगा। रिक्वायरमेंट बहुत ध्यान से देखनी है आपने, कि वो गलती ठीक करके क्या होगा ये पूछ रहा है, या गलती की वजह से क्या हुआ ये पूछ रहा है। वो यहाँ पे पूछ रहे गलती की वजह से क्या हुआ। तो क्या हुआ भाई? रिपेयर खर्चा है, खर्चा नहीं लिखा, खर्चे कम हो गए। खर्चे कम हो गए तो मुनाफा क्या होगा? बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट इज ओवरस्टेटेड। दूसरा, नॉन करंट एसेट में बिला वजह डाल दिया है आपने, तो नॉन करंट एसेट आपने बिला वजह लिख दिया, तो नॉन करंट एसेट भी क्या हो गया? ओवरस्टेटेड। तो दोनों ओवरस्टेटेड ओवरस्टेटेड है इस गलती की वजह से। तो नॉन करंट एसेट इज ओवरस्टेटेड, आर ओवरस्टेटेड, नॉन करंट एसेट्स आर ओवरस्टेटेड, और प्रॉफिट इज आल्सो ओवरस्टेटेड। ये आंसर हो जाएगा 14। 15 पे आ जाए यार। ये बंदा है कोई ऐसा, मोटर व्हीकल खरीदा 8,000 रुपए का, ठीक है भाई, 1 जनवरी 2018 को। 40% डेप्रिशिएट करता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। ये कह रहा है 2019 की डेप्रिसिएशन बताओ। 18 में खरीदा है, 18 की नहीं मांग रहा, 19 की, सेकंड ईयर की मांग रहा है। और 2 सालों की नहीं मांग रहा। 2 सालों की मांगता तो कहता है दोनों सालों की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताओ आज तक की। ये नहीं मांग रहा, वो कह रहे हैं 2019, सिर्फ 2019 जो एक साल है 2019, उसकी डेप्रिसिएशन बता दो, और डबल एंट्री बता दो क्या बनती है डेप्रिसिएशन की। बता देते हैं भाई। 8,000 है, पहले साल की तो निकालनी पड़ेगी, रिड्यूसिंग है ना, पहले साल की निकालेंगे। कितनी आ गई? 3200। दूसरे साल की चाहिए, तो पहले पुरानी माइनस करेंगे 3200, क्या बचेगा? 4,800। उस पर लगाएंगे 40%। 4,800 का 40% निकालें, 480, 480, 960, और 960, 1920। 1920 आंसर आएगा डेप्रिसिएशन। 1920 आएगी दूसरे साल की डेप्रिसिएशन। 1920 डबल एंट्री क्या बनती है? डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री आप लोग को लिखवाई है मैंने। इनकम स्टेटमेंट डेबिट होती है 1920 से, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता है 1920 से। तो आई एस डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये आंसर है। 15 का ये आंसर है। 16 पर आ ट्रेडर सोल्ड वन ऑफ हिज व्हीकल। एक व्हीकल ट्रेडर ने बेच दिया, डिस्पोज कर दिया, एक एक नॉन करंट एसेट बेच दिया। क्या डबल एंट्री बनेगी उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हटाने के लिए? देखिए मैंने आपको बताया जब डिस्पोजल होता है तो मैंने आपको 4 डबल एंट्रीज बताई हैं डिस्पोजल की। कॉस्ट हटाने की डबल एंट्री अलग होती है, जिसकी क्या बनती है? कॉस्ट क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट। पीएफडी हटाने की अलग होती है, उसकी क्या बनती है? पीएफडी डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। यही आंसर होगा यहाँ पे, पीएफडी का पूछ रहा है सिर्फ। पीएफडी डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। तीसरी क्या होती है? पैसे जो मिल रहे हैं, कैश, कैश जो आ रहा है, कैश डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। चौथी क्या होती है? प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल उसकी। तो ये 4 एंट्रियां मैंने आपको लिखवाएंगे डिस्पोजल की। तो यहाँ पे पूछ रहा है यार 4 नहीं बताओ, सिर्फ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब हटाते हैं उसकी बता दो। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हटाने की डबल एंट्री बनानी है, वो क्या होगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट होगा, और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होगा। सही है, ये पीएफडी की एंट्री है, तो डी आंसर होगा। पीएफडी डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। अच्छा, कॉस्ट वैसे मांगा नहीं है, बता देते ताकि आपको रिवाइज हो जाए, याद आ जाए। कॉस्ट हटाने की डबल एंट्री क्या है? कॉस्ट क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट। पैसा मिलता है एसेट को बेच के, उसकी एंट्री कैश डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। लॉस होता है तो डबल एंट्री क्या बनती है डिस्पोजल पे? इनकम स्टेटमेंट डेबिट,
डिस्पोजल क्रेडिट। प्रॉफिट होता है तो क्या बनती है? डिस्पोजल डेबिट, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। डी आंसर। ठीक है, सिर्फ प्रोविजन खत्म करने की बोला, मैंने आपको सारी बना के दिखा दी। 17 पे आ जाए। आप देख रहे हैं कैलकुलेशन कम है और थ्योरी और आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी नॉलेज ज्यादा पूछ रहा है। एमसीक्यूज में यही है, लेकिन वही आपको 7-8 एमसीक्यू के पेपर करने होंगे सुकून सुकून से। जो गलत कर रहे हैं उनको मार्क करके रखिएगा, उसको दोबारा आगे करना है। और जब 7-8 पेपर कर लेंगे फिर देखिएगा रिपीटेड आपको देखना शुरू हो जाएंगे, आपको याद होना शुरू हो जाएंगे एमसीक्यू। उसमें से इतने सारे रिपीट होंगे, वो सही कर देंगे आप। कुछ गलतियां आप कर रहे होंगे, वो पक्की हो चुके होंगे, उसमें आप अच्छे हो जाएंगे। 17। 17 देखें। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मैच कॉस्ट एंड रेवेन्यू? कॉस्ट और रेवेन्यू को मैच करना क्या है भाई? प्रॉफिट निकलेगा, कॉस्ट और रेवेन्यू को मैच करेंगे, फिर कंपैरिजन होगा, प्रॉफिट निकलेगा तो पिछले साल का इस साल का, ये सारी चीजें देखते हैं। सो दैट डेबिट हैज अ कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री। नहीं भाई, खर्चे का डेबिट मतलब रेंट है। रेंट डेबिट, क्रेडिट क्या होता है? रेंट डेबिट कैश क्रेडिट होता है, रेवेन्यू की बात नहीं है। रेवेन्यू और खर्चे आप इनकम स्टेटमेंट में करते हो सर, प्रॉफिट और लॉस के लिए। डबल एंट्री नहीं बनाते आप इनकी साथ। इनकम की अलग डबल एंट्री, एक्सपेंस की डबल एंट्री अलग है। आप प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए आप इनको मैच करते हो, तो ये गलत है। बिजनेस डज नॉट इनकर एनी लॉस। अरे भाई लॉस तो होगा, खर्चे ज्यादा है तो लॉस होगा, खर्चे कम है तो प्रॉफिट होगा। खर्चे और इनकम को क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट और लॉस देखने के लिए। लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, ये भी नहीं। बेटर कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ईयर टू ईयर। हाँ ये बात सही है, कंपैरिजन के लिए। अब मैच करोगे इस साल के प्रॉफिट और लॉस को, सॉरी इनकम और एक्सपेंस को, साल का प्रॉफिट और लॉस निकलेगा, पिछले साल के प्रॉफिट और लॉस से आप उसको कंपेयर कर लोगे, कंपैरिजन होगा। टू इंश्योर बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस का काम ही नहीं है, खर्चे और कमाई का बैंक से काम नहीं है, इनकम स्टेटमेंट से काम है। 18 पे आ जाएगा। अब ये बोला यार, डबल एंट्री बनाई है, क्या बनाई है? बैड डेट डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। सिंपल आसान है, आप लोग खुद देखो। बैड डेट की डबल एंट्री है, बैड डेट डेबिट हुआ है, और टॉबियास क्या है? रिसीवेबल है। रिसीवेबल क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। तो बैड डेट डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। रिसीवेबल पैसे नहीं दे रहा होगा, चला गया होगा, तो बैड डेट डेबिट होगा, और टॉबियास रिसीवेबल का नाम है, वो क्या हो गया होगा? क्रेडिट हो गया होगा। हैज प्रोवाइड पीबीटी। डाउटफुल डेट इज पीबीटी। पीबीटी की बात नहीं हो रही। पीबीटी की एंट्री क्या बनती है? पीबीटी की एंट्री बनती है इनकम स्टेटमेंट डेबिट और पीबीटी क्रेडिट। आपको मैंने सस्पेंस अकाउंट पढ़ाया था ना, उस वक्त एक एक चीज की डबल एंट्री लिखवाई थी। पीबीटी की एंट्री बनती है, पीबीटी थोड़ी है तो रिसीवेबल है, ये बैड डेट है। रिसीव्ड अमाउंट, अमाउंट नहीं मिली भाई, अमाउंट मिलती तो बैंक डेबिट होता। पैसे आए होते तो क्या डेबिट करता है? वो बैंक डेबिट करता है, बैड डेट थोड़ी डेबिट करता है। बैड डेट का मतलब बैड डेट गया पैसा। टॉबियस कैन नॉट पे द अमाउंट, बिल्कुल यही आंसर होगा। टॉबियस पैसे नहीं दे सकता, बैड डेट हो गया, ले गया पैसे, गए। सी आंसर। 19। अच्छा डी में क्या बोला है? डी इज बैड डेट रिकवर्ड, तो फिर बैड डेट रिकवर्ड की डबल एंट्री बनती है। सी आंसर है, बैड डेट। 19 पे आ जाए, पढ़े 19। 19 का क्या आंसर है? एलेक्स परचेज गुड्स, 1,000 रुपए के खरीदे उसने गुड्स। एलेक्स खरीद रहा है 1,000 रुपए के गुड्स। उसने बोला बेचेगा 25% मार्कअप पे, ठीक है। साल के आखिर में गुड्स अनसोल्ड है, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो रह गया वो क्या होता है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। एंड वर फाउंड टू बी डैमेज्ड, डैमेज हो गए। इन 600 रुपए के बिक सकते हैं। 1,000 रुपए के गुड्स बेचने के लिए लाए लेकिन नहीं बिके, डैमेज हो गए साल के आखिर में। और डैमेज होने के बाद इन्होंने क्या एस्टिमेट लगाया? डैमेज होने के बाद इन्होंने एस्टिमेट लगाया कि 600 रुपए के बिक जाएंगे। खर्चा नहीं दिया हुआ, बस 600 रुपए के बिक जाएंगे। तो हमें ये देखना है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी वाली बात है, कॉस्ट और एनआरवी। नहीं, वह क्लास ले रहा था। अच्छा ठीक है, वाला। तो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, जो छोटी वैल्यू है उस पर हमें इसको रिकॉर्ड करना होता है, सही है। तो कॉस्ट और एनआरवी में से जो छोटी वैल्यू है हमें वो देखना है। तो ये किस पे लिखा जाएगा? इसकी कॉस्ट कितनी है? इनकी कॉस्ट है 1,000 रुपये। एनआरवी कितनी है वो बताया हुआ इसने, एनआरवी कितने के ये बिक जाएंगे, कितने के ये बिक जाएंगे? 600 रुपए के बिक जाएंगे। खर्चा नहीं दिया हुआ, खर्चा होता तो वो माइनस करते फिर एनआरवी आती, खर्चा नहीं दिया हुआ तो एनआरवी यहाँ क्या है? 600 ही है।
तो कॉस्ट है 1000, एनआरवी कितनी है 600। कॉस्ट एनआरवी में से जो छोटी वैल्यू है हम उस पर लिखेंगे इसको, 1000 और 600 में छोटी वैल्यू क्या 600, तो हम 600 पे रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या आंसर होगा 600। बैलेंस शीट में किस पे जाएगा 600 पे जाएगा। हाँ अगर ये कहता 600 रुपए के बिकेंगे, अगर इतना खर्चा हो जाए तो वो खर्चा हम 600 में से माइनस करते फिर एनआरवी आती। खर्चा नहीं दिया हुआ, जीरो अज्यूम कर लिया, तो 600 ही एनआरवी ले लिया। 1000 और 600 कंपैरिजन, छोटी वैल्यू पे स्टॉक रिकॉर्ड होता है, तो छोटी वैल्यू यहाँ पे क्या है 600, 600 पे 20 पे आ जाए। सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? एमसीक्यू नंबर 20 देखें आप लोग, 20 क्या है? एमसीक्यू नंबर 20, अनलिमिटेड लाइबिलिटी डिसएडवांटेज है सोल ट्रेडर का। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी की डेफिनेशन पूछ रहा है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या, हम 2-4 दिनों से एमसीक्यू कर रहे हैं, उसमें आता जा रहा है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है? आपने जितना पैसा लगाया है वो तो डूबेगा ही डूबेगा, कल को अगर उधार पूरा ना हुआ तो आपको घर से पैसे लाने पड़ेंगे, बिजनेस में देके अपना उधार उतारना पड़ेगा। मतलब आपके पर्सनल एसेट्स भी गए, आपके बिजनेस के एसेट्स भी गए, अगर उधार बड़ा है तो आपके पर्सनल एसेट्स तक बात जाएगी, बिजनेस के एसेट्स तक बात नहीं रुकेगी, पर्सनल एसेट्स तक जाएगी बात। दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड है। तो अगर आप फंसोगे तो पूरा फंसोगे, बिजनेस के एसेट्स भी जाएंगे, पर्सनल एसेट्स भी जाएंगे, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, तो देख लें क्या ऑप्शन है। सोल ट्रेडर कैन नॉट टेक अ बैंक लोन, भाई ले सकता है, ये तो कोई बात ही नहीं है अनलिमिटेड लाइबिलिटी की। सोल ट्रेडर मैनेज देयर बिजनेस, बिल्कुल करना होता है मैनेज, ये भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। प्राइवेट फंड बिल्कुल इस्तेमाल कर सकता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ये नहीं है। असोल्डेटर में लूज बोथ बिजनेस और पर्सनल फंड्स, हाँ ये है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बिजनेस की भी जाएगा पर्सनल भी जाएगा, उधार बढ़ा है तो बच नहीं सकता, उधार पूरा उतारना पड़ेगा, इवन पर्सनल फंड्स भी जाएंगे। और डी आंसर इसको 21 देख लें। विच आइटम करंट एसेट, यार ये तो बहुत आसान है। करंट एसेट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, लोन लाइबिलिटी, प्रीपेड इनकम। प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है, मैं भी प्रीपेड पढ़ रहा था, प्रीपेड इनकम है। प्रीपेड इनकम इज सब्सक्रिप्शन एडवांस, ये इनकम इन एडवांस है ना, तो इनकम ये क्या, ये भी लाइबिलिटी होता है, दिस इज ऑल्सो लाइबिलिटी। वर्क इन प्रोग्रेस आपका करंट एसेट। तो 21 का आंसर क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस। तो करंट एसेट हमारा वर्क इन प्रोग्रेस। 22 पे आ जाएगा, 22 देखें। वेयर इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंटर्ड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अ पार्टनरशिप? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहाँ लिखा जाता है पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहाँ लिखते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की डबल एंट्री बनती है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रॉफिट को बढ़ाएगा या कम करेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में प्लस होता है माइनस होता है? नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? प्लस होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नेट प्रॉफिट को क्या करता है? बढ़ाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से हमारा नेट प्रॉफिट क्या होता है? बढ़ता है, इंक्रीज होता है नेट प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे नेट प्रॉफिट को बढ़ाता है, और जो चीज प्रॉफिट को बढ़ाती है वो क्या होती है? क्रेडिट। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, उसमें ऐड होगा। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, ये प्रॉफिट में से कटते हैं, तो इनमें एप्रोप्रिएशन डेबिट हो। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या होगा? एप्रोप्रिएशन क्रेडिट, क्योंकि ये प्रॉफिट में ऐड होता है, प्रॉफिट को बढ़ाता है। क्रेडिट, जो चीज प्रॉफिट को बढ़ाएगी वो क्या होगी? क्रेडिट। तो एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। प्रॉफिट बढ़ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। कैपिटल अकाउंट में एंट्री नहीं जाती है, करंट अकाउंट में जाती है। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आता है? डेबिट पर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होता है, और मेरे ख्याल से बी आंसर होगा। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट में नो एंट्री, और करंट अकाउंट में डेबिट। बी आंसर 22 का बी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 23 पे आ जाए। 23 देखें। टी लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 अप्रैल। टी लिमिटेड 1 अप्रैल को बनी है, कंपनी बनी है 1 अप्रैल को। 2,20,000 शेयर हैं, पार वैल्यू 2 रुपए है, और शेयर होल्डर को बोला 75% दे दो पैसे, और 25% 1 साल बाद दे देना। 1 जून को शेयर होल्डर्स ने 1,90,000 की अमाउंट पे कर दी, जो ड्यू थी।
कितने पैसे दिए होंगे देखें जरा। एक शेयर की वैल्यू क्या है, 2 रुपए। 1,90,000 शेयर के पैसे मिले हैं 2 रुपए के हिसाब से, लेकिन पूरे नहीं मिले मेरे ख्याल से। जो 75% मांगे हैं, ड्यू थे जो मांगे हैं, वो मिले। तो देखें 75% निकाल लें इसका, आई गेस यही आंसर है। 285 ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। 1,90,000 शेयर्स के पैसे आए हैं, सबके पैसे नहीं आए, 1,90,000 के आए। तो 1,90,000 के आए, किस हिसाब से आए, 2 रुपए का एक शेयर है, 2 रुपए के हिसाब से आने चाहिए। लेकिन 100% नहीं आएंगे, क्योंकि 100% मांगे ही नहीं है। मांगे कितने, 75%। कह रहा है जो ड्यू हैं, ड्यू वही हैं जो आपने मांगे हैं, बाकी बाद में मांगे, वो अभी ड्यू हुए ही नहीं है, वो 1 साल बाद ड्यू होंगे। तो अभी कितने पैसे ड्यू हो चुके हैं, 190,000 इंटू 2 इंटू 75%, दैट इज 285,000। तो 2,85,000 आ गए होंगे। ये हमारा आंसर। सही है, बात समझ में आ रही है? इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? अरे भाई अजाने तो अभी शुरू हुई हैं यार, अजाने हुई भी नहीं है अभी। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे। सॉल्व करें आप लोग यार, खुद से सॉल्व कर लें तो वो एमसीक्यू पेपर में होंगे। जिसने खुद से सॉल्व नहीं किया है ना, सिर्फ ये वीडियोस देखी हैं, वो पेपर में एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकता। पेपर में कैसे सॉल्व करने हैं एमसीक्यू, लिख कर, कैलकुलेटर से। वैसे ही प्रैक्टिस करोगे तो होंगे, वरना नहीं होंगे। याद रखिएगा मेरी बात। लिख लिख कर खुद से करें, जो गलत हो वो मुझसे पूछो। तो हमारी मजबूरी है, आप लोगों को कराना पड़ता है, आप लोग की एक्सपेक्टेशन अजीब है। ये तरीका नहीं है जबकि पढ़ने का। सही सही तरीका ये, आप खुद एमसीक्यू घर में बैठ के सॉल्व करो, जो गलतियां हो वो पूछो, जो गलत है वो देखो। आपको तो हम पूरा पूरा पेपर करा रहे हैं, तो खुद लिख के तो करो कम से कम। मुझसे पहले आप एमसीक्यू सॉल्व कर लो, जो गलत है वो पूछ लो, वो देख लो, वो सही हो जाएंगे उसी वक्त। लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो एमसीक्यू आएंगे, वरना नहीं आएंगे आप। देखें नेक्स्ट 24 एमसीक्यू देखें यार। 24, विच आइटम वुड अपीयर इन चेंजेस इन इक्विटी, SOCE में क्या आएगा? 2020 वाला साल चल रहा है, तो 2020 के इंटरम आएंगे। 2020 के प्रोपोस्ट नहीं, प्रोपोस्ट इस साल के नहीं आते, पिछले साल के आते, लास्ट ईयर प्रोपोस्ट आता है। इंटरम इस साल का आता है, प्रोपोस्ट पिछले साल वाला आता है। तो ये तो 2020 के अंदर हम हैं। 2020 का प्रोपोस्ट नहीं, वो 21 में आएगा। तो 2020 का इस साल का प्रोपोस्ट नहीं आएगा। 2019 का प्रोपोस्ट हाँ आएगा, 2019 का प्रोपोस्ट रिकॉर्ड होगा। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व रिकॉर्ड होगा। तो 1 रिकॉर्ड होगा, 3 रिकॉर्ड होगा, 4 रिकॉर्ड होगा। तो 1, 3 एंड 4 ये आंसर। 2 is current year's proposed, and current year proposed dividends are not recorded in the statement of changes in equity. Current year proposed dividends are ignored. Record क्या होते हैं? Current year interim, last year proposed, and transfer to reserve and issue of shares if there is any. Issue of share का तो खैर ऑप्शन ही नहीं था। 25 पे आ जाए। साल खत्म होता है मार्च, 31 मार्च साल खत्म हुआ। रिसीवेबल्स हैं 45,000 के। रिसीवेबल में से, और 2022 के भी रिसीवेबल हैं 41,000। तो 2021 के रिसीवेबल हैं 45,000, 2022 के रिसीवेबल्स हैं 41,000। 1,000 का बैड डेट हुआ है जो अभी तक माइनस नहीं हुआ, वो 2022 में माइनस करना है। इज येट टू बी रिटर्न ऑफ, यानी कि माइनस करना है। कर दें माइनस 1,000 का बैड डेट, तो क्या बचेंगे? ये 40,000 के रिसीवेबल बच जाएंगे इस साल। 5% पीबीडी बनाना है हर साल। बैड डेट और पीबीडी, प्रॉफिट को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, ये बता दो कितने से। तो पहले पीबीडी सॉल्व करते हैं। लास्ट ईयर के कितने थे? 45,000। 45,000 का 5% निकालो, 45,000 का 5% पीबीडी आएगा, तो कितना आएगा पिछले साल का पीबीडी? 2100, 210। करें यार, कैलकुलेट करें। 45,000 का 5%, 45,000 का 5%, 2250। ये पिछले साल का। और अब कितने? 40,000 बैड डेट के बाद, इसका 5%, 2,000। तो पीबीडी क्या हुआ है? पिछले साल का पीबीडी था 550, इस साल का पीबीडी है 2,000।
पीबीडी इस साल क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कितने से, 250 से। पीबीडी डिक्रीज होता है तो क्या होता है, इनकम। अब आप टोटल इफेक्ट देखें क्या पड़ेगा ना प्रॉफिट में। तो नंबर वन, बैड डेट 1000, एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा, माइनस प्रॉफिट 1000 से कम हो जाएगा। नंबर टू, पीबीडी कम हो रहा है, डिक्रीज 250, अदर इनकम, अदर इनकम प्रॉफिट को बढ़ा देगी 250 से। तो बैड डेट प्रॉफिट को कम करेगा 1000 से, और यहाँ पे पीबीडी अदर इनकम बन रहा है तो ये प्रॉफिट को बढ़ाएगा 250 से। तो प्रॉफिट गिरेगा 1000 से, बढ़ेगा 250 से। नेट ऑफ करें, 750 से प्रॉफिट कम हो जाएगा, डिक्रीज 750। ये आंसर होगा। समझ में आई? पिछले साल के रिसीवेबल दिए हुए थे, इस साल के रिसीवेबल दिए हुए थे। इस साल के रिसीवेबल में एक बैड डेट भी शामिल था, हमने बैड डेट हटाया, फिर रिसीवेबल निकाले, उससे 5% पीबीडी बनाया। इस साल का पीबीडी आ गया 2000, पिछले साल का पीबीडी दिया हुआ है 2250। तो लास्ट ईयर पीबीडी 2250, इस साल का पीबीडी 2000, तो 2250 से 2000 कम हो रहा है, अदर इनकम 250, और बैड डेट एक्सपेंस 1000। तो बैड डेट का खर्चा 1000 है, वो प्रॉफिट को गिराएगा, ये 250 अदर इनकम है, प्रॉफिट को बढ़ाएगा। तो नेट ऑफ करें दोनों को तो 750 से प्रॉफिट कम हो जाए। 26 पे आ जाए, आसान है। 26 करें सॉल्व आप लोग इसको, 26 को देखें, 26, एमसीक्यू नंबर 26। देखें, ये बोला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 12,600, बैंक 2019। ब्रॉड डाउन और सीडी दिए हुए, ये ब्रॉड डाउन है, ध्यान से देखिएगा डेट्स, और ये सीडी है, कभी आगे पीछे भी कर देता है। ब्रॉड डाउन और सीडी ध्यान से देखिएगा, ब्रॉड डाउन सीडी सीधा है। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का बीडी, सीडी नहीं है। एरियर्स का बीडी है, सीडी का है। बैंक है, कह रहा आई एस निकाल दो, बैड डेट नहीं है, आई एस निकाल दो। तो बना ले सब्सक्रिप्शन का अकाउंट, पहले फॉर्मेट बना लो। सब्सक्रिप्शन अकाउंट यही बना रहा हूँ मैं। एरियर्स डेबिट पे आते हैं, सीडी उनका एरियर्स का क्रेडिट आता है। एडवांस लाइबिलिटी ब्रॉट डाउन क्रेडिट, सीडी डेबिट। बैंक रिटर्न ऑफ नहीं। एरियर बीडीसीडी कितना है, 800 और 1100, 800 1100। एडवांस बीडी कितना है, 1300। एडवांस सीडी कुछ भी नहीं है। और बैंक में कितने पैसे आए, 12,600। आई एस निकालना है। 1300 प्लस 12,600 प्लस 1100 माइनस 800, 14,200। 14,200 का ये सर, ऑप्शन डी आ रहा है। तो 26 का आंसर इज डी। तो ये सिंपल सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया, एरियर्स का बीडी सीडी, एडवांस का बीडी था, सीडी ने नहीं लिखा, बैंक लिखा, और आगे से निकाल दिया। 27 पे आ जाए। 27, विच स्टेटमेंट अबाउट एक्यूमुलेटेड फंड, एक्यूमुलेटेड फंड क्या होता है, कैपिटल ऑफ अ सोसाइटी आर करेक्ट। आ सरप्लस इंक्रीज करेगा कैपिटल को, और डेफिसिट रिड्यूस, ये बात ठीक है। सरप्लस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है कैपिटल में, वैसे देखें, कैपिटल में प्रॉफिट को क्या करते हैं हम, ऐड। और अगर नुकसान होता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेफिसिट को लेस। तो यही कह रहा है यार, सरप्लस होगा तो वो इंक्रीज करेगा कैपिटल को, डेफिसिट होगा तो वो रिड्यूस करेगा, ये बात ठीक है, ये सही। टू पे आ जाए। इट इंक्लूड्स ऑल मनीज रिसीव्ड एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। नहीं, नहीं, वो बैंक अकाउंट होता है। पूरे साल में जो पैसा आया और पूरे साल जो पैसा गया, दैट इज बैंक अकाउंट, नॉट कैपिटल। ये नहीं होगा, वन है टू नहीं है, थ्री पढ़ते हैं। मेंबर्स कैन नॉट मेक ड्राइंग्स, बिल्कुल ठीक है। नॉन प्रॉफिट के अंदर ड्राइंग्स नहीं होती, मेंबर ड्राइंग नहीं कर सकता, वन एंड थ्री। फोर देखते हैं। एक्यूमुलेटेड फंड एसेट, नहीं नहीं भाई, ये कैपिटल है, एसेट नहीं है, ये गलत है। वन एंड थ्री इज द आंसर, बी आंसर। वन और थ्री सही है, बी आंसर। एक सेकंड।
नेक्स्ट पे चलें, जल्दी जल्दी इसको खत्म करें यार, थोड़ा तेज करते हैं बाकी एमसीक्यूज, ठीक है। 28, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट लेबर, मशीन डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट खर्चा ओवरहेड, फैक्ट्री सुपरवाइजर ओवरहेड, फैक्ट्री रेंट ओवरहेड, मशीन रिपेयर ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट बतानी है यार, ऐड कर लें इसको, टोटल आंसर आ जाएगा। करें ऐड इनको, कर लें सॉल्व। सिंपल मैन्युफैक्चरिंग बनाना है। रॉ मटेरियल कितना इस्तेमाल हुआ है भाई, 186,000 का। लेबर कितनी है, 75,000 की। प्राइम कॉस्ट पूछ रहा है। दो चीज आएंगी सिर्फ, दो डायरेक्ट खर्चे। प्राइम कॉस्ट में क्या आता है, सिर्फ डायरेक्ट खर्चे। दो हैं, 186, 75, प्राइम कॉस्ट 261। बाकी ये सारे क्या है, ये सारे इनडायरेक्ट हैं, ओवरहेड्स में आएंगे। अगर ये बोलता कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बताओ, फिर हम इनको भी मिलाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कंप्लीट करते हैं। ये सिर्फ प्राइम कॉस्ट पूछा है, प्राइम कॉस्ट में क्या आता है, सिर्फ डायरेक्ट खर्चे, ये दो हैं डायरेक्ट खर्चे, याद है। 261। 29 पे आ जाए यार, 29 देखें। सैम WIP 6,500 था साल के शुरू में, 11,200 है साल के आखिर में। सही। मैन्युफैक्चरिंग बना रहे हैं, इसने WIP की एडजस्टमेंट ही नहीं करी, भूल गया। इसकी गलती की वजह से क्या होगा ये बता दो। गलती की वजह से ये होगा, देखें। ओपनिंग WIP ये खर्चों में ऐड होता है 6,500, और क्लोजिंग WIP खर्चों में से माइनस होता है 11,200। आंसर माइनस में आने का मतलब ये ओवरऑल क्या होगा, खर्चे में से माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, खर्चा कम होना चाहिए था, ये खर्चे में से सब्ट्रैक्ट होता है, ये ऊपर इनडायरेक्ट कॉस्ट में से ये माइनस होता, कॉस्ट को गिराता, कॉस्ट में से माइनस होता। तो इसकी वजह से कॉस्ट गिरती, क्योंकि क्लोजिंग ज्यादा है, आंसर नेगेटिव है, ये कॉस्ट में से माइनस होता, कॉस्ट गिरती। लेकिन कॉस्ट गिरी भी नहीं है, इसने रिकॉर्ड नहीं करा, तो इसका मतलब दूसरे गलती का असर बताओ। इस गलती का असर बताओ, इस गलती का असर ये है भाई, कॉस्ट बढ़ी हुई है, कॉस्ट ज्यादा हुई है। ये लिखते तो कॉस्ट गिरती, ये नहीं लिखा, कॉस्ट बढ़ी हुई। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ओवर स्टेटेड, कॉस्ट इज ओवर स्टेटेड। और खर्चा ज्यादा होता है भाई, जब खर्चा ज्यादा होता है तो मुनाफा क्या होता है, खर्चा ज्यादा होता है तो मुनाफा क्या होता है, मुनाफा कम होता है। खर्चा ज्यादा होता है तो मुनाफा कम होता है, ओवर स्टेटेड अंडर स्टेटेड, ये आंसर। तो 29, कॉस्ट ओवर स्टेटेड है और मुनाफा क्या है, अंडर स्टेटेड, बी आंसर। 30th पे आ जाए। पहला साल है, याद रखिएगा, पहला साल है, फर्स्ट ईयर, पहले साल में ओपनिंग नहीं होता, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होती, ब्रॉड डाउन्स नहीं होते, पहला साल है, याद रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है फर्स्ट ईयर, पहला साल है, ब्रॉड डाउन्स नहीं है, ओपनिंग नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर है। सेल्स कितनी हुई है पहले साल, 55,000 की, मार्जिन 20% है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 3200 है, परचेज निकालो, ये सॉल्व कर रहा हूँ इधर अलग पेज पे। सेल्स 55,000, कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग इन्वेंट्री जीरो, पहला साल है, परचेजेस पता नहीं है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, क्या है भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री, 3,200, 3200। कॉस्ट ऑफ सेल पता नहीं है क्योंकि परचेज नहीं पता, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता, लेकिन मार्जिन दिया हुआ है सवाल में, कितना परसेंट मार्जिन है भाई, 20% मार्जिन है, तो 20% लगा दें सेल्स पे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आ गया, 11,000 आ गया। तो 55 और 11,000 का फर्क निकालें, क्या आ जाएगा, 44,000 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लें, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। ओपनिंग जीरो है, परचेजेस एक्स है, क्लोजिंग 3200 है, और कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, 44,000 है। इसको सॉल्व कर लें, परचेज एक्स है, यहाँ क्लोजिंग 3,200 माइनस हो रहा है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 44,000 में 3,200 जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 47,200 परचेजेस, 47,200 की परचेजेस है, डी आंसर।
सही है, सेल पे मार्जिन लगाया, ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल का फर्क निकाला, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, और बैकवर्ड जाके इक्वेशन बना के परचेस निकाला। 31 पे आ जाए भाई। Mariam does not maintain full set of accounting records. Only the purchases for the year and asset and liability values at the year end are known. से परचेज पता है, एसेट और लाइबिलिटी पता है, बाकी चीजें नहीं पता। क्या पता है? परचेजेस पता है, एसेट और लाइबिलिटी पता है, साल के आखिर की ये पता है। Which financial statements can be prepared using this information? इस इंफॉर्मेशन से हम कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, ये बताना है हमें। क्या क्या बन सकता है इससे? भाई देखें, साल के आखिर के एसेट और लायबिलिटी पता है, तो साल के आखिर के ईयर एंड के एसेट एंड लायबिलिटी का मतलब 31 तारीख के एसेट एंड लायबिलिटी, 31 तारीख के एसेट एंड लायबिलिटी से आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना सकते हो, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बन सकती। इनकम स्टेटमेंट नहीं बन सकती। इनकम स्टेटमेंट के लिए आपको टी अकाउंट्स बना के कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगे, और टी अकाउंट्स बनाने के लिए आपको ब्रॉड डाउन भी तो चाहिए। ब्रॉड डाउन तो है ही नहीं, सिर्फ सीडी है, सीडी है, और बाकी इनकम स्टेटमेंट की भी चीज, आईएस भी गायब है, सीडी भी गायब है, आईएस भी गायब है, तो दो चीजें कैसे निकलेंगी? हाँ, बीडी सीडी होता है तो आईएस निकलता है, सीडी है सिर्फ, बीडी भी नहीं है, आईएस भी नहीं है, तो इनकम स्टेटमेंट तो नहीं बन सकती, तो इसका आंसर सी होगा। इनकम स्टेटमेंट हम इससे नहीं बना सकते। हाँ, बैलेंस शीट 31 तारीख की इंफॉर्मेशन से बन सकती है, 31 से बन सकती है। 32, ये इंफॉर्मेशन है। परचेजेस हैं 2 सालों की, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल, सेल्स नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल है 2 सालों की, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री पहले साल की, और फिर पहले साल की क्लोजिंग अगले की ओपनिंग, और क्लोजिंग अगले साल। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर बनाना है, 2020 का बनाना है, तो 2020 का डेटा आप लोगे, तो आप क्या लोगे? इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल देखें कितनी है 2020 की, 1,20,000। एवरेज इन्वेंट्री सॉल्व कर लें, ये है एवरेज इन्वेंट्री 2020 की, ये क्लोजिंग, और ये 2020 का ओपनिंग। पिछले साल का क्लोजिंग है, लेकिन इस साल का क्या बन जाएगा? ये ओपनिंग। तो ओपनिंग 4,000 है, क्लोजिंग 8,000 है, डिवाइड बाई 2 एवरेज है, तो 12,000 डिवाइड 6,000 आ जाएगा आपका एवरेज। तो एवरेज इन्वेंट्री आपकी क्या है? 6,000। 1,20,000 से डिवाइड करें, करें सॉल्व क्या आराम से, 20 आंसर आ रहा है, 20 टाइम्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, सिंपल। 33 पे आ जाए। कह रहे हैं मिरांदाज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 25% से 15% पे आ गया, एक साल में 10% मार्जिन गिर गया। मार्जिन गिरने के रीजन क्या हो सकते हैं? मैंने आपको बताया, 2 रीजन हो सकते हैं, या तो सेलिंग प्राइस कम करी आपने, या आपका खर्चा बढ़ गया, कॉस्ट प्राइस बढ़ गई है, इनमें से कोई एक है। तो देखें, ये रहा सी आंसर, सेलिंग प्राइस गिरा दी उसने। मार्जिन कम होने के यही ऑप्शन है, मार्कअप और मार्जिन। सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस गिरेगी या फिर कॉस्ट प्राइस बढ़ेगी तो मार्जिन गिर जाएगा, मुनाफा गिर जाएगा। ये लिखवाया हुआ है मैंने आप लोगों को रेशियोज के अंदर, वैसे भी आता रहा है, बताया है। 34 पे आ जाओ। Wants to compare the accounting ratios of his business with accounting ratios of brother's business। अपने बिजनेस के रेशियोज को दूसरे अपने भाई के बिजनेस से, कोई और बिजनेस करता होगा उसके रेशियो से कंपैरिजन करना चाह रहा है, देखना चाह रहा है भाई घर में पैसे कौन ज्यादा लाता है, मुनाफा किसका ज्यादा है। What would prevent from making meaningful comparison? मीनिंगफुल कंपैरिजन नहीं हो सकेगा, क्यों? अगर वो अलग नेचर का बिजनेस कर रहा है, या फिर वो अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज इस्तेमाल कर रहा है, या उसके बिजनेस का साइज डिफरेंट है, ये सारी चीजें हैं। डी आंसर है। पॉलिसीज अलग इस्तेमाल कर रहा है, उसकी अलग पॉलिसीज हैं, आपकी अलग हैं, तो डेफिनेटली आंसर प्रॉफिट अलग आएगा। सेम काम करते हुए भी, जैसे फॉर एग्जांपल एक मशीन मैं खरीद रहा हूँ 1,00,000 रुपए की, वो भी 1,00,000 की ही मशीन खरीद रहा है, मैं एसएलएम लगा रहा हूँ, वो आरबीएम लगा रहा है, तो मेरी डेप्रिसिएशन अलग, उसकी अलग, प्रॉफिट अलग हो गया। मेहनत बराबर करें, सामान बराबर बेचे, तब भी प्रॉफिट अलग हो गया, पॉलिसी की वजह से कंपैरिजन नहीं हो सकता।
कौन अच्छा काम कर रहा है कौन बुरा पता ही नहीं चल रहा, दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं लेकिन मुनाफा फिर भी कम ज्यादा है, क्यों? पॉलिसी अलग है। तो पॉलिसीज जब अलग होती हैं तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, बिजनेस की नेचर अलग होती है तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। लास्ट एमसीक्यू 35 इस साल के पेपर का देखें 35। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ रियलाइजेशन, अभी पहले भी आया था रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। सेल्स कर दी, इनकम लिख दो, पैसे आए या ना आए बाद में आए, सेल करोगे इनकम लिखोगे, सेल होनी चाहिए। रियलाइजेशन इज प्रॉफिट इज अर्न्ड व्हेन चेक इज रिसीव्ड, नहीं भाई, सामान बेच दिया प्रॉफिट हो गया, पैसे आए हो या ना आए। भाई सेल लिख लोगे ना, सामान बेचोगे सेल्स रिकॉर्ड कर लोगे, क्रेडिट सेल्स इनकम स्टेटमेंट में आती है ना, क्रेडिट सेल। जब क्रेडिट सेल इनकम स्टेटमेंट में आएगी तो प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होगी, क्रेडिट सेल हो जाती है। कह रहे पैसे आएंगे तभी, नहीं नहीं पैसे नहीं। प्रॉफिट इज अर्न्ड व्हेन चेक रिसीव्ड, वही बात, पैसे आने की बात कर रहे हैं, नहीं यार पैसे आए ना आए आप सेल लिखोगे, सामान बिकना चाहिए, बस सामान बिक गया सेल लिखो, इनकम स्टेटमेंट में ले जाओ, प्रॉफिट आ जाएगा, पैसे नहीं आएंगे वो बाद में आएंगे। प्रॉफिट इज अर्न्ड व्हेन गुड्स आर सप्लाइड, ओनरशिप पासेस टू कस्टमर, सिंपल। भाई प्रॉफिट हो जाएगा अगर आपने गुड्स बेच दिए, सामान बिक गया, यानी कि अब वो मालिक है, बिक गया ना, इन शॉर्ट उसके मालिक होने का मतलब आपने बेच दिया, वो मालिक बन गया, सामान बिक गया। पैसे आए ना आए इसकी बात कर ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन मुझे समझ में आता है। पैसों की बात नहीं कर रहा, सामान बिक गया, हाँ सेल हो गई। डी पे आ जाए। प्रॉफिट इज अर्न्ड व्हेन कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर, नहीं 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 नहीं, उसने ऑर्डर प्लेस करा है, आप बोलो मेरी कमाई हो गई, नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे फोन करके बोला सर आपसे ट्यूशन पढ़नी है, कितनी फीस लेंगे, मैंने कहा भाई 10,000 फीस लूंगा। अब आपने फैसला ही नहीं किया ना अभी कि आपको आना है पढ़ना है, नहीं आपने मुझसे पढ़ना ही शुरू नहीं किया। चले आप आ गए, आपने मुझसे पढ़ लिया, बेशक पैसे नहीं दिए लेकिन पढ़ लिया, तो मेरी कमाई हो जाएगी। आपने मुझसे पढ़ा नहीं, आपने पूछा सर मेरे दोस्त भी आना चाह रहे हैं आपके पास, तो मैं बोलूँ नहीं मेरी इनकम हो गई, नहीं यार इनकम थोड़ी हुई, अभी तो आपने सिर्फ पूछा है। आ जाएं मुझसे पढ़ लें, बेशक पैसे बाद में दें, तो मेरी इनकम हो जाएगी, पढ़ लिया मुझसे तो, नहीं पढ़ा ही नहीं है, अभी तो सिर्फ पूछा है, पूछने पे थोड़ी इनकम हो जाती है। तो बोले कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है, अब आप उसको केटर कर सकते हो नहीं कर सकते, गुड्स आपने अभी तक बेचे नहीं है, उसको दिए नहीं है, आप पहले से ही प्रॉफिट लिख लोगे उसका, नहीं। सी आंसर।